नमस्कार मित्रों। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो आपका स्कूल लेक्चरर की पोस्ट है, फर्स्ट ग्रेड जिसे बोलते हैं, इसका सिलेबस जारी कर दिया है। और अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका जो पेपर 2 है, इतिहास। इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, और काफ़ी बड़ा चेंजेस आया है। तो वो देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है, क्या क्या चीज़ें घटाई गई हैं, अब सिलेबस का स्वरूप कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे। और जैसा आपको पता ही है कि आरपीएससी जो सिलेबस जारी करती है वो सिलेबस वो इंग्लिश में करती है जारी। तो कई विद्यार्थियों को दिक्कत आती है सिलेबस को ठीक प्रकार से समझने में। इसीलिए पेपर जो सेकंड पेपर जो है इतिहास का, उसको मैंने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करके और आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहले एक बार देख लेते हैं एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर और बेसिक जानकारी, और उसके बाद ये जो पूरा सिलेबस है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर आएगा इसमें कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी यह पेपर होगा 300 अंकों का। और अवधि जो है इसकी वो है 3 घंटे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो वो है 1/3 अंक। और इसको ये जो सिलेबस है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग है इतिहास ही है उसके अंदर, और वो है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर। दूसरा पार्ट भी इतिहास का है, वो है स्नातक स्तर। और चौथा स्नातकोत्तर स्तर यानी एमए लेवल का। और चौथा जो पार्ट आता है वो आपका हो जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये आपका 4 भागों में डिवाइड है। और उसके अलावा इतिहास को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है जहाँ से ये प्रश्न पूछेंगे। 3 भाग तो आपके भारत का इतिहास ही है, भारत का इतिहास जो कि है आपका प्राचीन, मध्य, आपका मध्यकाल और आधुनिक। ये आपके 3 पार्ट हैं। चौथा है आपका राजस्थान का इतिहास, जो कि ये एक बड़ा चेंज है आपके इस बार के सिलेबस में। और आपका जो 5वां है वो 5वां है आपका विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास के अंदर भी एक बड़ा चेंज आया है इस बार सिलेबस में, तो वो देखेंगे कि वो चेंजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला जो भाग है वो है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, यानी कि आपका ये 12th लेवल का है। इसके अंदर ये 4 टॉपिक दिए गए हैं आपके प्राचीन भारत के इतिहास से। तो उसमें क्या है तो प्राचीन भारत के स्रोत, साहित्यिक, पुरातत्व और विदेशी यात्रा खाता। फिर दूसरा है आपका सरस्वती सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है तो उत्पत्ति, विस्तार, उसका पतन और पुरातत्व स्थल। फिर आपका आ जाता है महाजनपद का युग। उसमें आप देखिए मगध का उदय किस प्रकार से हुआ, फिर मगध में हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में पढ़ना है। और चौथा फिर आपका मौर्य साम्राज्य आ जाता है, इसकी स्थापना, विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और वास्तुकला। अगला है आपका मध्यकाल में केवल एक टॉपिक आपका दिया गया है, और वो है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो उसमें क्या देखना आपको तो दिल्ली सल्तनत के दौरान स्थापना, विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, भू राजस्व और एकता व्यवस्था। तो ये चीज़ें मुख्य रूप से आपको देखनी है। फिर आपका ये 3 टॉपिक आपके आ जाते हैं आधुनिक भारत का
इतिहास। तो 1757 से 1857 तक भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास और 1857 का विद्रोह, उसकी प्रकृति, घटनाएं, महत्व और परिणाम देखना है। फिर आपके ये 3 टॉपिक जोड़े गए हैं, आपका यूरोप का इतिहास। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पिछला सिलेबस था, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे, उसके अंदर आपको यूरोप का जो प्राचीन इतिहास है वो भी देखने को मिलता था। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या किया है कि यूरोप में पुनर्जागरण से स्टार्ट किया है, यानी कि प्राचीन जो यूरोप का इतिहास है या विश्व का इतिहास है वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। तो यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, कारण, घटनाएं और परिणाम। उसके बाद है आपका वही राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दोनों हैं। फिर आपका 3 विषय और जोड़े गए हैं, वो है आपके राजस्थान के इतिहास से संबंधित। तो राजस्थान के प्रमुख पुरातत्व स्थल, राजस्थान के राजपूत राजवंशों का उदय, उसमें गोहिल, गुर्जर, प्रतिहार, राठौर, चौहान और कछवा। फिर आता है आपका राजपूत प्रतिरोध, उसमें पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान कह लो आप, रणथंभौर के हमीर, रावल रतन सिंह, कान्हादेव, सांगा, मालदेव, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट है आपका वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का। अगला देखते हैं हम, वो है स्नातक स्तर का। और इसके अंदर आप देखेंगे कि 6 विषय हैं आपके प्राचीन भारत के इतिहास में। तो उसमें क्या है, तो उसमें आपको देखना है पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग। फिर आपका आ जाता है वैदिक युग। वैदिक युग के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय। फिर मौर्य काल के बाद जो शुंग है, कण्व है, इंडो यूनानी, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप, ये पहले नहीं था, शुंग था खाली, बाकी चीज़ें जोड़ी गई हैं। फिर आपका है गुप्त युग, उसमें आप देखिए राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां जो रही हैं गुप्त युग में। और आगे है फिर इसमें हर्षवर्धन का, यानी वर्धन राजवंश। तो वर्धन राजवंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां देखनी है। प्राचीन भारत में विदेश में भारतीय संस्कृति, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में किस प्रकार से वो फैली थी उसके बारे में है ही, जो भारतीय संस्कृति जो फैली वो है। फिर आपका मध्यकाल आ जाता है। तो मध्यकाल में क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो उसमें भी 4 सब्जेक्ट आपके जोड़े गए हैं मध्यकाल में। तो मध्यकालीन भारत के स्रोत, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का विकास। आगे आता है आपका मुगल साम्राज्य। तो मुगल नीतियों की नींव और विस्तार, दक्कन, धार्मिक, राजपूत, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया नीति। फिर आपका शिवाजी का आ जाता है, मराठा का उदय। तो शिवाजी की उपलब्धियां और मराठा का इतिहास 1680 से 1761 तक का। आधुनिक भारत का इतिहास में आपके भारतीय संवैधानिक विकास देखना है 1773 से 1950 तक का, यानी पूरा देखना है आपको। फिर आपका है औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव। तो भू राजस्व बंदोबस्त, औद्योगिकीकरण, धन की निकासी। आगे है आपका 19वीं और 20वीं सदी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए वो देखेंगे। फिर है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1919 तक का, यानी गांधी एरा से तक का आप मान सकते हैं, उससे पहले तक, यानी गांधी एरा स्टार्ट होने से पहले तक का। फिर है आपका यूरोप के इतिहास में देखिए आप कि कितने सारे विषय जोड़ दिए गए हैं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, फिर आपकी फ्रांसीसी क्रांति है, नेपोलियन बोनापार्ट का युग आता है, फिर इटली और जर्मनी का एकीकरण है, फिर रूस की क्रांति 1917 वाली। ये ज़्यादातर चैप्टर आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। फिर आपका
राजस्थान का इतिहास। इसमें 1857 की जो क्रांति रही उसमें राजस्थान की भूमिका। राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन। मुगलों के साथ राजपूत सहयोग, मानसिंह, राय सिंह, मिर्जा, राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, तो ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। अगला देखते हैं हम, यह है स्नातकोत्तर स्तर का। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। पहले इसका सिलेबस कम था, लेकिन अब देखिए कितना ज़्यादा इसका सिलेबस है। और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो आपका जो प्राचीन भारत के इतिहास में 3 विषय हैं। मौर्योत्तर काल में समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। मौर्योत्तर काल में दक्कन और दक्षिण भारत में सातवाहन, संगम युग, चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट के बारे में देखना है। फिर है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, इसके दौरान समाज और सांस्कृतिक विकास। फिर आपका मध्यकाल में आ जाता है मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी। मध्यकालीन भारत में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन। ये आपका फिर है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें है सामाजिक सुधार और भारत में दलितों और महिलाओं का उत्थान। फिर है 19वीं सदी में शिक्षा और प्रेस का विकास। अंत में आता है आपका गांधीवादी युग। तो गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, इनकी भूमिका और योगदान। ये बाद में जोड़ा गया है। पिछले सिलेबस में था, नया सिलेबस आया तो उसमें हटा दिया गया और अगले दिन ही इसको जोड़ दिया गया। आगे है फिर आपका जर्मनी में, यूरोप के इतिहास में जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद। अरब दुनिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। ये बिल्कुल नया एक टॉपिक है। 1949 के चीनी क्रांति। फिर आपके ये 4 टॉपिक जोड़े गए हैं स्नातकोत्तर स्तर में राजस्थान के इतिहास से, और वो है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातत्व, अभिलेखीय और साहित्यिक। राजस्थान में जागृति, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागृति। फिर है आपका राजस्थान का एकीकरण, इसके जो चरण रहे हैं वो देखना है। और राजस्थान की कला, वास्तुकला और पेंटिंग। तो ये आपका पूरा है इतिहास का सिलेबस। इसके बाद आपका जो चौथा पार्ट है वो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का आ जाता है, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो शैक्षिक मनोविज्ञान को भी 3 पार्टों में इन्होंने डिवाइड करके और डिवाइड किया है, कहने का मतलब। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला पार्ट जो है इसके अंदर वो है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्य क्षेत्र और कार्य, किशोर शिक्षार्थी की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, विकासात्मक विशेषताएं और शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। फिर है इसके अंदर व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और सीखने के रचनावादी सिद्धांत और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए इसके निहितार्थ। आगे है इसमें मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन तंत्र की अवधारणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसका प्रभाव। फिर आपका दूसरा पार्ट है शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर शिक्षार्थियों के लिए निर्देशात्मक रणनीतियाँ। इसमें आपको देखना है संचार कौशल और इसका उपयोग, शिक्षण मॉडल देखना है, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना, सहकारी शिक्षा। तीसरा है आपका फिर शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो आईसीटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें देखनी है। सिस्टम दृष्टिकोण, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस है। और
आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें इसमें पिछली बारी से हटा दी गई हैं और काफ़ी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होगी। चलिए, धन्यवाद।